चलो, आज की कक्षा में हम वर्णमाला देखेंगे। आज की कक्षा में हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। अब वर्णमाला में पढ़ना है तो इसको पूरा बेसिक पहले समझे कि वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। जैसे वर्णमाला में पूरे अपन देखें तो कितने अक्षर है? 52 अक्षर है और 52 वर्ण है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोगवाह होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। ठीक है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की 33, अयोगवाह 2 होते हैं, अम और ह। द्विगुण व्यंजन ड होते हैं जिनके नीचे बिंदी होती है ड और ड़। ठीक है, और संयुक्त अक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तो अपन अभी देखेंगे, लेकिन अपन सबसे पहले देखें कि भाई ये सब चीज़ें आई कहाँ से। ये सब चीज़ें आई कहाँ से, तो इसके लिए अपने को इसके लिए अपनी एक क्या थी? भाषा। इसके लिए अपनी एक क्या थी? भाषा। तो सबसे पहले तो यही चीज़ बनी है, मतलब सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव को ही वाणी का वरदान मिला है। अर्थात इसको ऐसा समझ ले कि सृष्टि के सभी जीवों में केवल मानव ही अपने विचार और भावों का आदान प्रदान करने की क्षमता रखता है। मतलब यह है कि सामाजिक प्राणी होने के कारण विचारों के आदान प्रदान के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अपने जो मन के जो विचार है और भाव है उनको दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के भाव को समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? भाषा की ज़रूरत पड़ी। इसका सहारा लेना पड़ा अपने को, भाषा का सहारा लेना पड़ा। ठीक है ना। तो भाषा जो है शब्द जो है भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु से बना है। ठीक है, तो पहले तो अपने को यही याद रखना है कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की किस धातु से बना हुआ है? भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या है? बोलना। ठीक है, किसका अर्थ? भाष का अर्थ क्या है? बोलना। मतलब बोलते समय हम अपने मुख से जिन सार्थक ध्वनियों को कोई भी ऐसी फालतू की ध्वनियाँ नहीं। कौन सी ध्वनियाँ? जो कौन सी होगी? सार्थक होगी, है ना। तो उस ध्वनियों को निकालकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? भाषा। मतलब सीधा सा आप ये समझो, भाषा की परिभाषा समझो। भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है।
मनुष्यों तक पहुंचाता है, उसे क्या बोलेंगे अपन? भाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? भाषा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक चीज़ ये याद रखना आप कि ये पूछा जाता है भाषा का मूल रूप। मूल रूप। अब आप ही सोचो कि भाषा का मूल रूप लिखित होगा या मौखिक होगा? मौखिक होगा। मूल रूप जहाँ से वो बनी है, तो पहले तो लिखना अपन ने सीखा नहीं, पहले अपन ने बोलना सीखा है। ठीक, तो भाषा का मूल रूप क्या होगा? मौखिक होगा। भाषा का मूल रूप क्या होगा? मौखिक होगा। ठीक है, बाद में अपन ने क्या लिखना सीखा, पहले अपन ने बोलना सीखा, है ना। तो अपन ने कुछ सार्थक ध्वनियाँ निकाली। कैसी ध्वनियाँ निकाली? अपन ने सार्थक ध्वनियाँ निकाली। ठीक है, जिससे अपन ने पहले बोलना सीखा, आपस में बोल के बातचीत करना सीखा, फिर बाद में अपन ने लिखित रूप लाया। अब लिखित रूप कैसे लाया? अब इसको क्यों लाया, लिखित रूप की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो इसको थोड़ा सा समझिए अपन। इसको थोड़ा सा समझे। भाषा के लिखित रूप की विशेषता। ठीक है, भाषा के लिखित रूप की विशेषता। तो अब इसको समझो थोड़ा सा कि भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो भाषा के लिखित रूप द्वारा ही विचारों और भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए लिखित रूप के लिए अपने को लिखित रूप को लाना पड़ा, है ना। कि मौखिक रूप तो ठीक है, ठीक, लेकिन लिखित रूप इसलिए लाना पड़ा कि बहुत सारे ग्रंथ जो अपने लिखित रूप में है, आज अपन उसको पढ़ के प्राचीन चीज़ों को जान पा रहे हैं। किस कारण से जान पा रहे हैं? भाषा के लिखित रूप के कारण जो जान पा रहे हैं, इसलिए लिखित रूप आया। ठीक है ना। अगर एक चीज़ आपसे ऐसी पूछी कि ज्ञान के संचित कोश का आधार क्या है? ज्ञान के संचित कोश का आधार क्या है? तो कभी भी आप याद रखना कि ज्ञान के संचित कोश का आधार लिखित भाषा है। लिखित भाषा, अरे लिखित भाषा होगी ना। ज्ञान के संचित कोश का आधार क्या होगी? लिखित भाषा होगी। ये याद रखना है आपको कि ज्ञान के उसका लिखित रूप होगा, है ना। भाषा का लिखित रूप ही क्या होगा? इसको एक चीज़ और याद रखना है, भाषा का लिखित रूप स्थायी तथा मानक होता है। ठीक है, ये याद रखना कि भाषा का लिखित रूप स्थायी तथा मानक होता है। लिख दिया मतलब वो अब क्या हो गया? स्थायी हो गया। मतलब भाषा का जो लिखित रूप है वही स्थायी और मानक होगा। लिख दिया गया है वो अब। ठीक है, तो ये आप अपने को ये चीज़ याद रखना है इसमें। ठीक है, भाषा के आधार पे अपने को ये कि भाई पहले अपन ने बोलना सीखा, है ना, उसी आधार पे फिर आगे लिखित रूप आया उसका। ठीक है, अब ये भाषा को समझाने का कारण ये था
भाषा को समझाने का कारण ये था क्योंकि सब जैसे अपन पढ़ेंगे ध्वनि, फिर वर्ण, ठीक है, वर्ण के बाद फिर अक्षर, ठीक है, अक्षर के बाद फिर शब्द, शब्द से फिर वाक्य, फिर वाक्यों से मिलकर भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य, ये सब क्या है, भाषा का क्या है ये पूरा क्या है, भाषा शरीर, ये सब क्या है, भाषा शरीर, ठीक है। ये भाषा शरीर के अंग है ना, तो ये भाषा शरीर के सब क्या है, अंग। अब इसमें अपन सबसे पहले किसको समझे, ध्वनि को समझे। सबसे पहले इसमें अपन ध्वनि को समझते हैं कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि को समझना है तो भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई, कौन सी इकाई, कौन सी इकाई, मौखिक इकाई, कौन सी इकाई, मौखिक, वो क्या कहलाएगी, आपकी ध्वनि कहलाएगी। मतलब सबसे पहले मुख से कोई ध्वनि निकलेगी ना, कोई ध्वनि निकलेगी, फिर उस ध्वनि में कोई चिन्ह बनाएंगे अगर, तो फिर वो वर्ण कहला जाएगी। लेकिन भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, ध्वनि, क्योंकि ये मौखिक रूप में है अभी, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला क या प च, कुछ भी बोला तो ये अभी क्या है, ध्वनि है, ये अभी क्या है, ध्वनि। तो यही भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई होगी। अब जैसे अपन देख ले कि भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो अब क्या आ जाएगी, ये वर्ण आ जाएगी। अब मैंने जो च बोला है, मैंने जो प बोला है, अब मैंने उसको एक चिन्ह द्वारा एक प्रदर्शित कर दिया, तो ये लिखित इकाई हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, अब वर्ण कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, अब वर्ण कहलाएगी, ठीक है। तो ध्वनि क्लियर हो गई। भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाएगी, और भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई वो क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी, ठीक है। और केवल अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है कि भाषा शरीर की या भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ना यहाँ मौखिक लगा है ना यहाँ पर लिखित लिखा है, तब आपको क्या लगाना है, उत्तर वर्ण लगाना है, ठीक है। तब आपको उत्तर क्या लगाना है, वर्ण लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन अक्षर, अक्षर। अब आगे अपन क्या देखते हैं, अक्षर, ठीक है। तो अक्षर को समझना, ठीक है, स्वर सहित वर्ण या स्वर सहित व्यंजन बोल दो, ठीक है। स्वर सहित वर्ण या स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाएंगे, आपके अक्षर, ठीक है। और ऐसा लिखा है स्वर रहित वर्ण या व्यंजन, ये आपके कहलाते हैं वर्ण, ये आपके क्या कहलाते हैं, वर्ण। स्वर सहित मतलब जिसमें स्वर भी विद्यमान है, जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है ना, जिस वर्ण में या जिस व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, अक्षर। और स्वर रहित वर्ण जिसमें स्वर नहीं जुड़ा है, जिसमें स्वर जुड़ा नहीं है, अलग है, वो क्या कहलाएगा, वर्ण। तो शुद्ध वर्ण क्या होते हैं, शुद्ध वर्ण, शुद्ध वर्ण वो होते हैं जैसे क लिखा, च लिखा, प लिखा, इनके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, ये सब क्या कहलाएंगे, शुद्ध वर्ण कहलाएंगे। मतलब ये स्वर नहीं है इनमें, ये स्वर रहित है, ये स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। जैसे मैं लिखूं राम, ठीक है, इसको अगर तोड़े अपन तो र धन आ,
धन म धन अ। ठीक है, रा बोला तो र में आ स्वर है। ठीक है, म बोला तो म में अ स्वर है। तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4। इसमें कितने हो गए? 4 वर्ण हो गए। और इसी को अगर अपन तोड़ रहे हैं अक्षर में राम को, तो इसमें रा धन म कितने हो गए? 1 और 2। तो इसमें क्या हो गए? 2 अक्षर हो गए। मतलब इसमें से अपन ने स्वर को नहीं निकाला, मतलब ये स्वर सहित है। वो क्या कहलाएंगे? आपके अक्षर। मतलब इसमें स्वर विद्यमान है, स्वर को इसमें अलग नहीं किया, तो ये क्या कहलाएंगे? अक्षर। ठीक है, तो इसमें 2 अक्षर हो गए और इसमें 1 2 3 4 वर्ण हो गए। वर्ण में क्या है? स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर निकाल दिया गया है। क्लियर हो गई बात? तो शुद्ध वर्ण वो होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना कि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो मैंने अगर ये क लिखा है, ये एक वर्ण है, तो क्या आप इस क के टुकड़े नहीं कर सकते हैं अपन? ये क में से मैंने अस्वर निकाल दिया। ठीक, लेकिन शुद्ध वर्ण वो होते हैं जिनमें स्वर नहीं होते, जिनके नीचे हलंत लगे हुए होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये वर्ण कहलाया अपना। ठीक है, अक्षर कहलाया। ठीक है, तो अपना ध्वनि हो गया, अक्षर हो गया, वर्ण हो गया। अब अपन शब्द देखें तो इसको समझे। भाषा शरीर की सबसे छोटी सार्थक इकाई। सार्थक इकाई, अगर ऐसा आया आपको प्रश्न, तो आपको क्या लगाना है? शब्द। क्योंकि शब्द क्या है? एक सार्थक अर्थ देता है। शब्द कैसा अर्थ देता है? सार्थक अर्थ देता है। तो भाषा शरीर की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछा तो वो शब्द होगी। अब जैसे अपन क लिख रहे हैं, च लिख रहे हैं, प लिख रहे हैं, ये वर्ण है, लेकिन ये कोई सार्थक अर्थ दे रहा है क्या? ये कोई भी सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है, लेकिन शब्द है। अगर कोई शब्द है तो वो क्या देगा? एक सार्थक अर्थ देगा आपको। वो एक क्या देगा? सार्थक अर्थ देगा, कोई भी शब्द होगा तो। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपको कि भाषा शरीर की सबसे छोटी भावपूर्ण इकाई, तब अपने को क्या टिक करना है? यहाँ पर भावपूर्ण इकाई में वाक्य को टिक करना है। ठीक है, भाषा शरीर की सबसे छोटी भावपूर्ण इकाई, भाव कौन प्रकट करेगा? वाक्य प्रकट करेगा। ठीक, तो भाषा शरीर की सबसे छोटी भावपूर्ण इकाई तो वाक्य, और भाषा शरीर की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द, और भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा तो, भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछा आपसे तो मौखिक में क्या लगाना है आपको? ध्वनि लगाना है। और भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछा आपसे तो लिखित में क्या लगाना है आपको? वर्ण लगाना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे तैयार हो गए। भाषा शरीर की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा शरीर की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई ना मौखिक लगाए ना लिखित लगाना है, तो आपको क्या लगाना है? वर्ण लगाना है। और भाषा शरीर की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द, और भाषा शरीर की सबसे छोटी भावपूर्ण इकाई तो क्या लगाना है अपने को? वाक्य लगाना है। तो क्या लगाना है अपने को? वाक्य लगाना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं वर्णमाला में। अपन ने देखा, जैसे अपन ने देखा वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगवाद, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो आज अपन केवल इसमें क्या देखते हैं? स्वर को। आज अपन इसमें केवल क्या देखते हैं? स्वर को। ठीक है, अब स्वर को अगर अपन देखते हैं तो इसको ध्यान से समझना। स्वर को, जैसे स्वर, ठीक है, तो स्वर की सबसे पहले अपन क्या देखें? परिभाषा। ठीक है, स्वर की सबसे पहले अपन क्या देखें? परिभाषा। ठीक है, ये वर्ण से अगर पूछा आपको कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर के, वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2, एक स्वर और एक व्यंजन, जिसमें अपन पहले अभी किसको देख रहे हैं? स्वर को देख रहे हैं। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में
वायु निर्बाध गति से बाहर निकलती है। ठीक है, वायु कैसी निकलती है? निर्बाध गति से। निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के, एकदम निर्बाध गति से बाहर निकलती है। उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर कहते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है? कहीं कहीं आपको स्वरों की संख्या, ठीक है, स्वरों की संख्या, तो आपको कहीं कहीं स्वरों की संख्या कितनी मिलती है? कहीं आपको मिलेगी 10, कहीं मिलेगी 11, कहीं मिलेगी 13। ठीक है, तो अपने को किसको टिक करना है? इस 11 को। अपने को किसको लेना है? 11 को। जैसे आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। ठीक है, ओ, औ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी बताना है अपने को? 11। इस ऋषि को हटा दिया जाता है तब स्वरों की संख्या क्या बोली जाती है? 10 बोली जाती है। ठीक है, और 13 कैसी बोली जाती है? इस री को जोड़ लिया जाता है और इसी के साथ बड़ा ऋषि को जोड़ लिया जाता है। इन दोनों को मिलाकर स्वरों की संख्या कितनी बता दी जाती है? 13 बता दी जाती है। लेकिन ये संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, यहाँ हिंदी में इनका कोई भी उपयोग नहीं है, इसलिए स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। ऋषि को मिला लिया गया है। ठीक है, छोटे ऋषि को। तो स्वरों की संख्या कितनी बताना है अपने को? 11। अब इसको ध्यान से समझना, ये जो स्वर है, ये भी जो पूरे स्वर है, यही क्या है? मात्राएं हैं। यही क्या है? मात्रा हैं। जैसे अ, आ, इसको पढ़ो आप, ये ई, ठीक, इसको पढ़ें अगर तो ये ई, ठीक है, ये ऊ, ये बड़ा ऊ, ये ऋषि, ये ए, ये ऐ, ये ओ और ये औ। तो ये पूरी क्या है? अपनी मात्राएं हैं। ये पूरी क्या है? अपनी मात्राएं हैं। ठीक है, यही अपने को आगे संधि में काम आएगी, इसलिए इस को याद रखना, क्योंकि हलंत हमेशा अ से कटता है, संधि में अपन देखेंगे। ठीक है, तो यही अपनी क्या है? मात्राएं। ठीक है, अब स्वरों के भेद देख लें अपन। स्वरों के भेद, तो स्वरों के भेद में पहला भेद देखेंगे अपन, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, तीसरा भेद अपन देखेंगे उच्चारण मात्रा के आधार पर। उच्चारण, या इसी को बोलते हैं अपन मात्रा के आधार पर। उच्चारण या मात्रा के आधार पर। अगला अपन देखें तो इसको देख लें अपन, इसको ये भी बोल सकते हो आप उच्चारण स्थान। उच्चारण ये मात्रा थी और ये उच्चारण क्या है? स्थान है। या इसी को समझ लें आप जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर, इसी को क्या समझ ले अपन? जीभ के आधार पे। ठीक है, और देख लें अपन इसमें तो जाति के आधार पे। जाति के आधार पर। ठीक है, और देख लें अगर इसमें तो मुख प्रयत्न के आधार पर। मुख प्रयत्न के आधार पर, मतलब मुख कैसा खुल रहा है? पूरा बंद है, आधा खुला है, आधा बंद है, इस टाइप से। मुख प्रयत्न के आधार
पर। ठीक है, तो एक एक को इसमें अपन समझेंगे। ठीक है, अब जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पहला भेद है ये अपना, इसको समझे अपन। पहले भेद को समझे अपन, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? तो इसी को बोलेंगे अपन मूल स्वर। ठीक है, या इसी को बोल दें अपन जड़ स्वर। जड़ स्वर, ये सब शब्द याद रखना है आपको। मूल स्वर को ही जड़ स्वर कहा जाता है और जड़ स्वर को ही नैसर्गिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, एक और याद रख लो, ये मूल स्वर की जगह जड़ स्वर भी दे सकता है, या नैसर्गिक स्वर भी दे सकता है, या बीजाक्षर, या क्या दे देगा आपको? बीजाक्षर स्वर भी बोल सकता है। ठीक है, तो इतने आपको याद रखना है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार मूल स्वर और एक होता है संधि स्वर। एक क्या होता है? संधि स्वर। ठीक है, तो ये जो संधि स्वर है, ठीक है, इसी को कृत्रिम स्वर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कृत्रिम स्वर। इसी को क्या बोलते हैं? कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर, या बनावटी स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, संधि स्वर को। तो यहाँ पर अपने को याद रखना है कि कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों के विभाजन को 2 भागों में बांटा, एक मूल स्वर और एक संधि स्वर। अब मैंने बता दिया है आपको कि मूल स्वर को ही जड़ स्वर कहते हैं, और मूल स्वर को ही नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं, और मूल स्वर को ही बीजाक्षर स्वर भी कहते हैं। उसी प्रकार संधि स्वर को ही कृत्रिम स्वर कहते हैं और संधि स्वर को ही बनावटी स्वर कहते हैं। अब मूल स्वर है ना, अब ये मूल स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर को अगर अपन देखें तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं अन्य स्वरों से नहीं होती है, किसी अन्य स्वर से नहीं होती है, किसी अन्य स्वर से नहीं होती है, मतलब ये पूर्णतः कैसे होंगे? ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। कौन कौन से होंगे? ये अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, और ऋषि का हो गया। ये मतलब पूर्णतः स्वतंत्र, किसी की भी मिलावट से नहीं बने हैं। ऐसे स्वर को क्या कहेंगे अपन? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, अब संधि स्वर। तो संधि स्वर को भी कामता प्रसाद गुरु ने 2 भागों में बांटा है। ठीक है, 2 भागों में बांटा है। एक मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, और एक संयुक्त स्वर। ठीक, और एक क्या होगा? संयुक्त स्वर। अब संधि की परिभाषा, संधि स्वर की परिभाषा 2 स्वरों के मेल से। संधि की परिभाषा क्या है? 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर कौन सा स्वर कहलाएगा? संधि स्वर। यहां बोल रहा है 2 स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर संधि स्वर कहलाएगा। ठीक है, 2 स्वरों के मेल से, यहां समान असमान नहीं बोला, केवल 2 स्वरों के मेल से, और बोल दिया कि 2 समान स्वरों के मेल से। क्या बोल दिया? अगर अपन ने 2 समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर, तो वो क्या कहलाएगा? मूल दीर्घ स्वर कहलाएगा। ठीक, और 2 असमान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर, वो कौन सा स्वर कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। अभी हम मूल दीर्घ स्वर क्यों बोल रहा हूं मैं? मूल दीर्घ स्वर वो होंगे जो समान समान से बने होंगे, है ना। और दीर्घ स्वर अगर से पूछा तो उसमें संयुक्त स्वर भी मिल जाते हैं। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होगी? 7। दीर्घ स्वर बोला केवल, तो उसकी संख्या होगी 7, है ना। अभी निकालेंगे कैसी होगी। और मूल दीर्घ स्वर की संख्या पूछी तो उनकी होगी 3, उनकी होगी 3। तो मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जैसे अ और अ मिलके क्या बना? आ। छोटा ई और छोटा ई मिलके क्या बना? बड़ा ई।
छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बना, बड़ा ऊ। तो ये जो तीन हैं, ये जो तीन स्वर है, यही तीन स्वर क्या कहलाएंगे, मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, और मूल दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है, दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। तो ये देखो अ और अ दोनों समान स्वर है, इससे मिलके बना है। छोटा ई दोनों समान है, इससे बड़ा ई बन गया। छोटा ऊ ये दोनों समान है, इससे बड़ा ऊ बन गया। तो दो समान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर ये मूल दीर्घ स्वर कहलाता है। और संयुक्त स्वर इसमें अपन ने परिभाषा देखी कि असमान स्वर से, है ना, दो असमान स्वरों से मिलके बनेगा। तो ये क्या होगा आपका, दो असमान स्वरों से संयुक्त स्वर होगा। अब असमान से कैसे, जैसे अ के साथ अपन ने छोटा ई अगर मिलाया तो ये क्या बनेगा, ए बनेगा, एड़ी का। और अ के साथ अगर ये छोटे ए को मिलाते हैं तो ये आय बनेगा। ठीक है, और अ के साथ अगर अपन छोटे ऊ को मिलाते हैं तो ये ओ बनेगा। ठीक है, और अ के साथ अगर अपन ओ को मिलाते हैं तो ये औ बनेगा। तो इसकी परिभाषा क्या थी कि असमान स्वर, देखो यहाँ अ है और यहाँ ई है, तो ये कैसे असमान है। तो दो असमान स्वरों के मेल से बनने वाला नया स्वर वो कौन सा स्वर कहलाता है, संयुक्त स्वर। ठीक है, और मूल दीर्घ स्वर कहलाता है दो समान स्वरों के मेल से। तो मूल दीर्घ स्वर की संख्या अगर आपसे पूछी तो कितनी होगी, तीन होगी, है ना। और संयुक्त स्वर की संख्या अगर आपसे पूछते तो कितनी होगी, एक दो तीन और चार होगी। और अगर आपसे केवल ये पूछता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, दीर्घ स्वर यहाँ मूल शब्द नहीं लगा है, तो ये तीन और ये चार, चार पाँच छः सात, मतलब दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, सात। कोई भी कंफ्यूज मत होना यहाँ पर। अगर मूल दीर्घ स्वर पूछता है तो उसकी संख्या होगी तीन, संयुक्त स्वर पूछता है तो उसकी संख्या होगी चार, और केवल पूछता है कि दीर्घ स्वर, इसके साथ मूल नहीं लगा हुआ है और इसकी संख्या पूछता है तो सात होगी। मतलब ये दोनों को मिला के दीर्घ स्वर बोलते हैं, मतलब ये भी दीर्घ स्वर है और ये भी दीर्घ स्वर है, इनकी मात्राएं दो गिनी जाती है क्योंकि। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब ये पहला था अपना कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, उन्होंने दो भागों में बांटा था, ये अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, दोनों भाग। अब अपन देखते हैं ओष्ठाकृति के आधार पे, मतलब ओठ की आकृति के आधार पे। तो ओष्ठाकृति के आधार पर, तो ओष्ठाकृति के आधार पे स्वरों का विभाजन कितने भागों में हुआ है, दो भागों में। एक होगा आपका वृत्ताकार स्वर और होगा एक अवृत्ताकार स्वर। ठीक है, तो पहले इनकी परिभाषा देख लें। वृत्ताकार स्वर वे स्वर होंगे जिसमें ओठ की आकृति कैसी होगी, गोल होगी, ओठ की आकृति। अब इसी के आधार पर अपन प्लुत स्वर देखते हैं। प्लुत स्वर जैसे दीर्घ स्वर अभी अपन ने देखा है ना, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर, और इसी को अपन गुरु स्वर भी कह सकते हैं, है ना। जैसे हसु पढ़ा अपन ने, तो इसको एक मात्रिक स्वर या इसी को लघु स्वर भी बोल सकते हैं, इसी को लघु स्वर भी बोलेंगे। ऐसे ही प्लुत स्वर, तो इसी प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या होगी प्लुत स्वर की, इस प्लुत स्वर हस्व से कितना समय लगेगा, हस्व से 3 गुना समय, हस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने के लिए। अब ये जो प्लुत स्वर है संस्कृत में प्रयोग किया जाता है अधिकतर, तो ठीक है ना। तो प्लुत स्वर का जो प्लुत है, इसका अर्थ है उछला हुआ। ये पूछ लेता है, इसका अर्थ क्या होता है, उछला हुआ, इसका अर्थ पूछ लेता है, इसलिए इसको याद रखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, उछला हुआ। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, हिंदी के 3 और अंग्रेजी के एस, ये 2 चिन्ह से इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन ने लिखा है ओम, जैसे लिख रहे हैं अपन ओम, है ना, या लिख रहे हैं अपन को अपी, है ना, या लिख रहे हैं अपन प्रथमो अध्याय, या अपन लिख रहे हैं प्रथमो अध्याय। तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। अब जो प्लुत स्वर है, दूर खड़े व्यक्ति
दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने, दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने, जैसे राधा कहीं दूर खड़ी है तो उसको पुकारना है तो ओ राधा, ऐसा, ओ राधा, ऐसा दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अधिकतर ये काय में प्रयोग होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है। तो प्लुत का अर्थ क्या है? उछला हुआ। प्लुत का अर्थ क्या है? उछला हुआ। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हसु से 3 गुना समय लगता है इसके उच्चारण में। ठीक है, और इसमें 2 है, एक हिंदी का 3 और अंग्रेजी का एस। ठीक है, 2। और इसका जो उच्चारण होता है वो अ होता है। इसका उच्चारण क्या होता है ये याद रखना आपको। इसका उच्चारण क्या होता है? अ होता है। जैसे को, अपी, ओम, अ। ठीक, और ये प्लुत स्वर जिस स्वर में जुड़ता है उसी स्वर को आगे खींचता हुआ लेता है। जैसे ओ, अब ओ स्वर में जुड़ गया तो इसको ओ को क्या कर रहा है? लंबा खींच रहा है, ओ राधा। जैसे ओम में जुड़ रहा है तो ओम। ठीक, तो ये हुआ अपना प्लुत स्वर। ठीक है, तो अभी अपन ने देख लिया उच्चारण और मात्रा के आधार पर। अब अपन देखेंगे उच्चारण स्थान या बोल दो जीभ के आधार पे। उच्चारण स्थान या जीभ के आधार पे, तो अब इसको समझना, उच्चारण स्थान या जीभ के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पे। ठीक है, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होगा अग्र स्वर, एक होगा मध्य स्वर और एक होगा पश्च स्वर। पश्च स्वर। ठीक है, अग्र मध्य पश्च जो भी है ये कैसे बना हुआ है? ये जैसे अपनी जीभ है, ये अपनी जीभ है। ये वाला पोर्शन जो हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग। ठीक, ये पोर्शन हो गया जीभ का मध्य भाग, मध्य भाग। और ये हो गया अपना पश्च भाग, पश्च भाग। ठीक है, तो अग्रभाग से जो निकल रहा है, मतलब जीभ के, जिसमें जीभ का कौन सा भाग प्रयोग में आ रहा है? आगे का आ रहा है, उसको अग्रभाग बोलेंगे। और अग्रभाग से कौन कौन से स्वर निकलते हैं? ई, ए। मतलब इसमें जीभ का जो आगे वाला पोर्शन होता है वो मुड़ता हुआ है, तो है ना। ई बोल के देखेंगे, ई ए। ये सब कौन से हैं? अग्रभाग से निकल रहे हैं, तो ये अग्र स्वर होंगे उच्चारण के स्थान पे। ठीक है, अब मध्य, तो मध्य में केवल एक ही स्वर याद रखना है आपको, अ, जो ईश्वर प्रदत्त स्वर है। बच्चा मतलब हर समय अ में ही रोएगा, अ में ही हंसेगा, सब अ में ही करता है ना, इसलिए इसको ईश्वर प्रदत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, तो मध्य भाग से जो निकलेगा वो अ निकलेगा। अब ई ए और अ को छोड़कर जितने भी बचे वो सब कौन से हो जाएंगे? पश स्वर हो जाएंगे, जिसमें क्या बच गया है? आ। ठीक है, ऊ, ओ और आओ, ये कौन से होंगे? पश स्वर होंगे। तो अग्रस्वर ई ए, मध्य स्वर अ और पश स्वर आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हो गए, जिसमें जीभ का अग्रभाग काम करेगा, जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करेगा, जिसमें जीभ का पश्च भाग काम करेगा। ठीक, तो ये अग्र, मध्य और ये पश्च। क्लियर है? अब अपन ने जो देखा था, अगला जो अपन ने देखा था जाति के आधार पे, ये हो गया अपना उच्चारण स्थान के आधार पे। अब अपना जाति और मुख प्रयत्न 2 बचा है, तो जाति के आधार पे देख लें अपन। जाति के आधार पर स्वर का भेद। ठीक, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सजातीय, सजातीय, और दूसरा होगा विजातीय, विजातीय स्वर। ठीक है, स्वर। अब सजातीय मतलब जो समान समान स्वरों से बने होंगे, जो कैसे बने होंगे? समान समान स्वरों से बने होंगे। और विजातीय जो असमान स्वरों से मिलके बनते हैं, जैसे अपन बोल रहे हैं अ, ई, ऊ, ये सब कौन से होंगे? समान उससे बन रहे, जैसे आ बनता है, बड़ा ई बनता है, ऊ बनता है, तो ये सब क्या होंगे? सजातीय स्वर होंगे, जो समान समान स्वरों से बन रहे हैं। जो किससे बन रहे हैं?
समान समान स्वरों से बन रहे हैं। और वी जाति स्वर जो असमान स्वरों से मिलके बनते हैं, जैसे अ, ई, है ना, जैसे अ, उ, है ना। तो ये सब क्या है, असमान स्वरों से मिलके बनते हैं, असमान स्वरों से मिलके बनते हैं। ओ हो गया, ऐ हो गया, औ हो गया, ये सब असमान स्वरों से मिलके बनते हैं, जो अपन ने संयुक्त स्वर में देखे थे। ठीक है, वो सब कौन से होंगे, वी जाति स्वर। जैसे ए हो गया, औ हो गया, ए, आए हो गया, आओ हो गया, ये सब कौन से होंगे, वी जाति स्वर होंगे। ठीक है, ये सब कैसे होंगे, वी जाति स्वर। जैसे अ, ई, अ से उ, अ से ए में ए मिला लिया अपन ने, ठीक, अ से उ मिला लिया, ओ मिला लिया। ठीक, तो ये सब क्लियर हो गई बात। ये सब कौन से होंगे अपने, वी जाति स्वर। अब अपना जो अगला था एक उच्चारण, है ना। अब देखें अपन मुख प्रयत्न के आधार पर, मुख प्रयत्न के आधार पर सर। ठीक है, तो मुख प्रयत्न के आधार पर देखें अगर अपन, तो इधर ध्यान से समझना, मुख प्रयत्न के आधार पर अगर देखें अपन, तो मुख प्रयत्न के आधार पर स्वर। ठीक है, तो मुख प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो रहे हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, तो इसमें पहला होगा, मुख प्रयत्न के आधार में पहला होगा, इसको ध्यान से समझे। ठीक है, पहला होगा विवृत स्वर, दूसरा होगा अर्ध विवृत स्वर। ठीक है, समवृत स्वर, और होगा अर्ध समवृत स्वर। अब कुछ नहीं है, इसको ध्यान से समझना। मुख प्रयत्न के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो रहे हैं, 4 प्रकार के। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समवृत स्वर और अर्ध समवृत स्वर। ठीक है, कुछ नहीं है, इतना याद रखना है। जैसे विवृत स्वर को देखें अगर अपन, तो इसमें मुख पूरा खुलता है, इसमें मुख पूरा खुलता है। ठीक है, इसमें मुख कैसा होगा, पूरा खुलता है। जैसे अपन बोलेंगे आ, तो आ में क्या होगा, आपका पूरा मुख खुलेगा, आ में क्या होगा, पूरा मुख खिलेगा। ठीक, तो ये कौन सा स्वर हो जाएगा, आ विवृत स्वर। ठीक है, अब अर्ध विवृत स्वर में आपको क्या याद रखना है, अर्ध विवृत स्वर में, ठीक, मुख आधा बंद होता है। इसमें मुख क्या होता है, आधा बंद होता है। ठीक है, आधा बंद होता है, तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, जैसे अपन आ जाएगा अपना, ठीक है, आए आ जाएगा, और आओ आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, आओ आ जाएगा, आ जाएगा, आए आ जाएगा, और आओ आओ आ जाएगा। ठीक, इसमें मुख आधा बंद होता है। ठीक है, ये होगा अर्ध विवृत स्वर। अब समवृत स्वर देख लें, तो इसमें लगभग मुंह कैसा होता है, लगभग मुख बंद होता है। लगभग क्या होता है, मुख एकदम बंद सा होता है। ठीक, जैसे अपन बोल दें इसमें, जैसे अपन बोलते हैं कि ई, उ, ऋषि, इसमें सब बोलने में मुख कैसा हो रहा है, लगभग बंद है। लगभग मुख कैसा है, बंद है। तो ये कौन सा हो जाएगा, समवृत स्वर। ठीक, विवृत, अर्धविवृत, समवृत। अब अर्ध समवृत, अर्ध समवृत क्या होगा, जिसमें आधा मुख बंद होता है, आधा बंद होता है मुख। ठीक, इसमें मुख आधा बंद होता है, इसमें भी मुख क्या होता है, आधा बंद होता है। तो इसको आप ऐसा रखें कि आधा बंद की जगह इसको ऐसा याद रख ले कि आधा खुला होता है, और इसमें रखें आप याद कि आधा ये बंद होता है। ठीक, इसमें आधा खुला होता है और इसमें आधा बंद होता है। ठीक है, जैसे अपन अ, ए, औ बोलेंगे। ठीक है, अब आधा बंद होता है अर्धविवृत, तो इसमें कौन कौन से स्वर आ जाएंगे, इसमें एक तो स्वर आ जाएगा आपका ओ, और आ जाएगा ए। ठीक है, ओ आ जाएगा और ए हो जाएगा। ठीक, तो आ, उसके बाद जो अर्धविवृत है इसमें आप ले लो ए, आए और आओ। ठीक, और इसमें ई, उ और ऋषि। ठीक, और ये अर्ध समवृत में ओ और ए, ओ और ए, ये दोनों छोटे वाले इसमें आ जाएंगे अर्ध समवृत में, और बड़े वाले दोनों किस में आ जाएंगे, अर्ध विवृत में।
ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, मुख प्रयत्न के आधार पर स्वर। ठीक, तो ये पूरा अपन ने स्वरों का विभाजन देख लिया, है ना, कि स्वर कितने प्रकार से विभाजित किए गए हैं। 6 प्रकार पूरे अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसको रोक रोक के आप देख लें और इसके जो नोट्स है वो मैं आपको PDF डाल दूंगा। ठीक है, और एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, जिसमें आपको पूरा स्वर का विभाजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसमें पूरा दिया हुआ है, जैसे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, ठीक, ओष्ठाकृति के अनुसार। ये चार्ट आप याद रख लेना, इसमें पूरा दिया उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो इस चार्ट को आप ध्यान से बना लेना, ठीक है, अपनी कॉपी में, जिससे आपको पूरे स्वर के विभाजन एक जगह हो जाएंगे और ये यहाँ से आपको याद करने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, ठीक। इसी में आगे अपन देख ले कि स्वर के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। याद रखना है आपको कि जितने भी स्वर होते हैं संपूर्ण स्वर अल्प प्राण होते हैं। ठीक, सभी स्वर घोष या सघोष, बात है कि ये घोष बोलो या सघोष, तो सभी स्वर घोष सघोष होते हैं। ठीक, मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं। मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफिम कहते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 है। ऋषि को हटा दिया है ना। शुद्ध स्वरों की संख्या अगर पूछता है आपसे तो कितनी होगी, 10 होगी। और मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो आ ई उ होगा, जो मूल होगा, और दीर्घ स्वर पूछेगा तो 7 होते हैं, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और कुछ इसमें देखें अपन तो एक ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चिरकाल से विद्वानों ने वर्ण का लक्षण देते हुए लिखा है कि जिस मूल ध्वनियों के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जिस मूल ध्वनियों के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। किंतु यह लक्षण कुछ स्वर वर्णों पर लागू नहीं होता, क्योंकि आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनके टुकड़े हो सकते हैं, जिनके टुकड़े हो सकते हैं। जैसे आ है तो आ का टुकड़ा हो जाएगा अ प्लस अ। ठीक है, अब जैसे बड़ा ई है तो छोटा ई प्लस छोटा ई मिलके ये बड़ा ई बन जाता है, टुकड़े हो गए बड़े ई के। जैसे ऊ है तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाता है, तो ये टुकड़े हो गए। जैसे ए है तो अ प्लस आप ई को मिलाएंगे तो ये ए बन जाएगा, है ना, और अ प्लस ए को मिलाएंगे तो ये आय बन जाएगा, आय बन गया। अब अ प्लस अगर अपन ऊ को मिलाते हैं तो ये ओ बन गया, तो ये टुकड़े हो जा रहे हैं। अब अ प्लस ओ को मिलाते हैं तो ये क्या बन गया, आओ बन गया। तो ऐसी कुछ ध्वनियाँ हैं जिनके टुकड़े हो सकते हैं, जिनके टुकड़े हो सकते हैं। तो आप ये बोल नहीं सकते कि मूल ध्वनियों के टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखें कि जो शुद्ध वर्ण होते हैं, शुद्ध वर्ण होते हैं, ठीक, उनके नीचे हलंत लगा होता है, जैसे क, प, च, तो ये सब शुद्ध वर्ण होते हैं जिनके नीचे हलंत होता है, जिसमें स्वर नहीं होता है, स्वर रहित होते हैं ये। ठीक है, वो वर्ण कहलाते हैं। अपन वर्ण देखें ना, जिसमें स्वर रहित होते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वरों की मात्रा को देख लें अपन। स्वरों की मात्राएं, जैसे अ है तो अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ये हर कोई वर्ण के साथ स्वतः ही जुड़ा होता है। ठीक है, अब आ की मात्रा ये होगी, छोटा ई की मात्रा, बड़ा ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक, नोट, अस्वर की मात्रा नहीं होती। यह हर एक व्यंजन के एकल उच्चारण के साथ सुनाई पड़ता है। जैसे अपन क बोल रहे हैं तो क के साथ अ जुड़ा है, प बोल रहे हैं तो उसके साथ अ जुड़ा है। केवल कुछ ही ऐसी चुनी हुई उच्चारण संबंधी स्थितियां हैं जहां ऐसा नहीं मिलता। केवल कुछ ऐसी चुनी हुई उच्चारण स्थिति, लिखा तो पूरा जाएगा लेकिन उच्चारण में वो नहीं होता है, संबंधी स्थितियां होती जहां ऐसा नहीं होता। जैसे इसको समझें, जैसे शब्द के अंत में जब स्वतंत्र अक्षर आए, शब्द के अंत में, कोई भी शब्द के अंत में जब स्वतंत्र अक्षर आए तो उस अक्षर के उच्चारण में अ का उच्चारण नहीं होता है। जैसे कमल, कमल,
ल, ल पे रुक गया, इसमें अ उच्चारण नहीं सुनाई दे रहा है। कमल, कमल है ना, रकम, चमक, तो क में पूरा अ का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक। कमल, रकम, ठीक। आप बोल के देखेंगे तो ल पूरा ल के साथ अ नहीं सुनाई देगा, कमल, रकम, चमक, ठीक। तो ये पहला नियम था। दूसरा क्या है इसमें, शब्द के मध्य में अक्षर में अ आए और उसके बाद दीर्घ स्वर युक्त व्यंजन हो तो ऐसी स्थिति में अ का उच्चारण नहीं होता। यद्यपि लिपि में उसे लिखा अवश्य जाता है, लिखा तो इसमें भी जा रहा था, लिखा इसमें भी जाएगा, है ना, पूरा लिखा जाएगा, लेकिन अ का उच्चारण नहीं होता। जैसे उसमें बोला है कि बीच में अ आ जाए और बाद में दीर्घ स्वर आ जाए कोई भी व्यंजन में, तो यहाँ देखो दीर्घ स्वर आ गया, यहाँ पे भी दीर्घ है, यहाँ पे भी दीर्घ स्वर है। जैसे मटका, तो ये ट जो है, ट बोलेंगे तो इसमें ट में क्या है, जैसे अपन ट है जो ये है ना, तो ट में क्या है, अपन ट में देखेंगे कि ट में अ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट में अ का उच्चारण नहीं होगा। मटका, मालती, ऐसा लगेगा अपने को कि ये मालती, ऐसा ल आधा होगा बोलने में, लेकिन ल पूरा लिखा जाता है, यहाँ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है। मालती, पालतू, अब जैसे इसमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा पालतू होना चाहिए, क्योंकि ल में अ का उच्चारण नहीं आ रहा, लेकिन है ये सही, लिखा पूरा ही जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि लिखा पूरा जाएगा वो, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इसमें अस्वर नहीं है। तो ये दो चीज़ आपको विशेष इसमें और सीखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ तक अपना स्वर पूरा लगभग समझ में आ गया होगा। आप इसको और स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है, जैसा भी लगे आपको। धन्यवाद। देख लें अपन उच्चारण के आधार पर स्वरों के 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद जो हो रहे हैं वो कौन से, जैसे अपन एक ले रहे हैं कंठय स्वर, ठीक, तालव्य स्वर, ठीक है, मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर, ठीक है, ओष्ठय, ओष्ठय स्वर, और कंठ तालव्य, कंठ तालव्य स्वर, जिसमें कंठ और तालु दोनों लगता है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ, और कंठोष्ठ, कंठोष्ठय स्वर, ठीक। ये तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6 भेद। अब कंठ से जो स्वर निकलते हैं, ये उच्चारण स्थान इसका पूछता है ना, तो कंठ से निकलेगा आपका अ और आ, याद रखना है आपको, अ और आ ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, कंठ से। जैसे अपन बोलेंगे ना कंठ, तो अ और आ, ठीक है। अब तालव्य से देखें तो छोटा ई और बड़ा ई, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं, तालव्य से। मूर्धन्य अगर बोलें तो मूर्धन्य से निकलता है री। अब ये मूर्धन्य क्या होता है भाई, मूर्धन्य ये होता है जैसे ये अपना जो दांत होते हैं, जो अपने दांत होते हैं, दांत के ऊपर जो होता है ये होता है मसूड़ा, ठीक। मसूड़े के थोड़े से ऊपर जाएंगे तो ऐसा ब्रेकर जैसा आपको दिखेगा, आप जीभ से घुमा के देख लीजिएगा, ये ब्रेकर जैसा बना होता है ऐसा। इसी स्थान को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। इसी स्थान को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। जैसे री बोलोगे ना, री आप, री, तो जीभ का जो आगे वाला पोर्शन है इस ब्रेकरों पे जाके टकराता है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, मूर्धन्य। और ये मूर्धन्य में री का उच्चारण होता है, ठीक। अब ओष्ठ है, ओठ, ओठ से कौन कौन से निकलते हैं, ओष्ठ है, ठीक है। तो आप ऊ या बड़ा ऊ बोलोगे तो ये ओष्ठ है, ठीक। इनका उच्चारण कहाँ से निकलता है, ओठ से। ओठ देखना आप, ऊ में ओठ बनते हैं, ठीक है। अब कंठ और तालव्य, कंठ और तालव्य, तालव्य समझ गए, जीभ के जो ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा होता है उसको तालव्य बोलते हैं। कंठ मतलब कंठ होता है, ठीक है। तो कंठ और तालव्य, कंठ और तालु दोनों लगते हैं, ऐसे कौन से स्वर होते हैं, ए और अय, ए और अय, ठीक। अब कंठ ओष्ठ है, मतलब कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग हो रहा है जिन स्वरों को बोलने के लिए, वो स्वर होते हैं ओ और आओ,
ठीक, ओ और औ। तो ये याद रखना है अपने को कि कंठ से क्या निकल रहा है, तालव्य से क्या निकल रहा है, मूर्धन्य, ओष्ठ और कंठ, और तालव्य से क्या निकल रहा है, और कंठ और ओष्ठ से क्या निकल रहा है। ठीक है, इनको 6 भेदों को याद रखना है। ठीक है।